गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने जो इससे पहले वाली वीडियो की थी वो हमने रिलीफ स्ट्रक्चर के बारे में की थी कि भारत के उत्तराखंड में हिमालय माउंटेन के बारे में बात की थी हमने। पूर्वी पश्चिमी हिमालय के बारे में, क्रेटर, मिडल, लोअर और तिब्बतन के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। उससे पहले मैंने आपके पास एक ऑडियो भी डाली थी, जिस ऑडियो में मैंने आपके प्रादेशिक विभाजन के बारे में बताया था, है ना। भौगोलिक विभाजन हिमालय का कौन सा है? ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और लोअर हिमालय और ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो हमने किया था प्रादेशिक विभाजन में पंजाब वाला, हिमाचल वाला, पूर्वांचल वाला अलग अलग के बारे में डिस्कशन किया था। हमने 5 डिवीजन किए थे भौगोलिक विभाजन में, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में और ईस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन के बारे में, पेनिनसुलर एरिया प्रायद्वीपीय के बारे में, और फिर है ये क्या है विस्तार मैदान के बारे में, और एक है आपका रेगिस्तान के बारे में, डेजर्ट के बारे में। तो अपना इसके बाद हम प्लेटो वाला चैप्टर कवर करेंगे। इसमें हम करेंगे द प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में जो मेन आपकी प्लेन है जातीय संरचना में, वो गंगा नदी द्वारा बनाया गया है। उसको हम पहले भौगोलिक विभाजन में बांटेंगे, फिर प्रादेशिक विभाजन। आज की वीडियो का जो फोकस है नॉर्दर्न प्लेन के भौगोलिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन का। सबसे पहले हम बाबर, बांगर और खालर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये आपका था ग्रेटर हिमालय, वो क्या था? ग्रेटर हिमालय। ये आपका था मिडल और ये था मिडल हिमालय, और ये वाला आपका लोअर। ये इसकी क्या होती जा रही थी? ग्रेटर टू लोअर शिवालिक हिमालय भी कहते हैं इसको। हाइट कम होती जा रही थी, टूरिस्ट प्लेस आ रहे यहाँ, ना तो यहाँ बर्फ पड़ती है ना बिल्कुल कम हाइट मिडल की। उसके बाद जैसे इसके फुटेल है, इसको बोलते हैं शिवालिक के गिरिपार में। शिवालिक के गिरिपार मतलब गिरी क्या होता है? माउंटेन पार क्या होता है उसके पैरों में। तो शिवालिक के पैरों में बड़े बड़े टुकड़े यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, गंगा नदी आ रही है, बहुत सारी नदियाँ, तो यहाँ बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे जमा कर देती है ना। जैसे ही माउंटेन खत्म होता है, मैदानी इलाका शुरू होता है, तो वहाँ बड़े बड़े पत्थर जमा हो जाते हैं। जैसे दूरी बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, पत्थरों का साइज छोटा होता जाता है। इसके रिगार्डिंग हमने एक लैब में मॉडल बना रखा है। मैं उस मॉडल की फोटो भी आपको सेंड कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये क्या है? बड़े बड़े पत्थर है ना, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े साइज के पत्थर हैं, बोल्डर भी बोलते हैं वो बड़े साइज के पत्थरों को। अब यहाँ से नदियाँ होके आती हैं, जैसे जहाँ से उनको रास्ता मिला वहां से होके आ रही हैं। जब बड़े पत्थर हैं, ठीक है, ये है आपका भाबर, ये है आपका तराई, आगे आपका बांगर और खालर। सबसे पहले भाबर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भाबर है वो बड़े बड़े पत्थरों का बना होता है, उनके नीचे से नदियां विलुप्त हो जाती हैं और ये शिवालिक के गिरिपार में पाया जाता है। इसकी चौड़ाई कहीं पे 150 है, कहीं पे 300 है, लेकिन ये वाली चौड़ाई इसकी 3200 किलोमीटर तक है, ठीक है। नदियां विलुप्त होने का कारण क्या है कि बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से चली जाती हैं, यहाँ से जो होती है। जब आप क्या करो, एक गिलास में बड़े बड़े पत्थर डालो और उस पत्थर डालो और उसके बीच में स्पेस से आप पानी डालो, उसमें काफी सारा पानी आ जाएगा। जब थोड़े छोटे साइज के लोगे तो पानी कम आएगा, जब बिल्कुल बारीक रेत या बजरी टाइप लोगे तो पानी बिल्कुल कम आएगा। सेम है, तो यहाँ पे पानी बहुत कम। उसके बाद है यहाँ से आके नदियाँ दोबारा यहाँ एमर्ज हो जाती है, दोबारा दिखने लग जाती है, उसको बोलते हैं तराई। पानी रहता है, कंकड़ पत्थर का साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है। अब नदियों को नीचे से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो विलुप्त हो गई थी दोबारा से दिखने लग जाती हैं, हर जगह पानी होता है, ठीक है। अब यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थरों में क्या नहीं हो सकता, क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे नहीं हो सकते, छोटे मोटे घास फूस कहीं कहीं मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही तराई में आते हैं, मिट्टी भी अच्छी है ना, पानी भी है, तो यहाँ पे बड़े पेड़ मिल जाते हैं। अब बाबर और तराई में डिफरेंस भी आ सकता है कि बाबर और तराई के बीच में क्या डिफरेंस है, बताइए।
कम है। यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ दोबारा से इमर्ज हो जाती हैं। ये तो हुआ भाबर और तराई के बारे में। अब भाबर और तराई के बारे में करने के बाद फिर करते हैं बांगर और खादर के बारे में। अब बांगर के लोग को एक नॉर्मल वे से जाना जाता है कि क्या है, ओल्ड है, बस बांगर को ओल्ड के नाम से करना है और खादर को न्यू के नाम से। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो याद हो जाएगा। अब बांगर क्या होती है, मिट्टी डिपोजिशन होती है इसकी एल्यूमिनियम सॉइल। एल्यूमिनियम सॉइल कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं, देखो जलोढ़, जल और जल के द्वारा खोई हुई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अब मिट्टी यहाँ पे डिपोजिट होगी, कोई भी नदी है चक्रा ब्रह्मपुत्र जो भी लाओ, वो मिट्टी डिपोजिट हो गई है, एल्यूमिनियम सॉइल उसने डिपोजिट कर दिया है। यहाँ पे वो मिट्टी है डिपोजिट में हो पानी, पहाड़ का पानी से ऊंची ऊंचाई पे होता है बांगर का मैदान, ठीक है। तो जब वो ऊंचाई पे होता है तो हर साल वहाँ पे मिट्टी नहीं आ पाती। अब जो उसकी न्यूट्रिएंट है, अब कोई नदी है ना, यहाँ पे बाढ़ आ गई, यहाँ तक बाढ़ आई लेकिन यहाँ पे हाइट अगर ऊंची है तो यहाँ तक पानी नहीं जा पाया। जब यहाँ तक पानी नहीं जा पाया तो हर साल न्यू मिनरल्स भी इस मिट्टी को नहीं मिल पाए और इसकी उपजाऊपन कम हो जाती है सकती। लेकिन जो ये मैदान है खादर है, यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है और हर साल न्यू मिट्टी का जमाव होता है, जहाँ यहाँ की फसलें भी अच्छी पाई जाती हैं। और बांगर खादर में क्या, बांगर ऊंचाई में पाया जाता है, खादर ऊंचाई में नहीं पाया जाता। बांगर की में फसलें अच्छी नहीं होती, खादर में फसलें अच्छी होती हैं। बांगर में मिनरल्स वगैरह नहीं पाए जाते लेकिन इसमें पाए जाते हैं। इसमें हर साल नया पानी नहीं आता, इसमें आता है। ये 4 पॉइंट थे अपने मैदान के बारे में, है ना। सीक्वेंस में याद करने हैं आपको बाबर, बांगर और खादर के बारे में। ये हो गए स्थिति और विस्तार के बारे में हमने कर लिया था कि जो टोटल है वो 150 से 300 तक, और ये सारा मैदान के बारे में। इसमें बांगर भी आ गया, तराई भी आ गया, खादर भी आ गया और अलग अलग है, ठीक है। बाबर का विस्तार 15 से 35 है, ये 2400 अलग अलग एक्सटेंशन आप उसमें देख सकते हो। यहाँ मोटे पत्थर पाए जाते हैं, छोटे पाए जाते हैं, ये ऊंचाई पे होता है, ये नीचाई पे होता है, यहाँ सोइल जमा होती रहती है, यहाँ नहीं होती। बाबर, बांगर और तराई के बारे में पॉइंट है, बाबर, तराई, बांगर और खादर, ये 4 पॉइंट हमने कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो अपना है वो विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। अभी हमने कौन सा दिया था, भौगोलिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में किस प्रदेश में कौन सा एरिया था और उसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमने किया राजस्थान के बारे में। राजस्थान का जो मैदान है वो ऐसे चौड़ाई में देखो तो 350 और ऐसे लंबाई में देखो तो 50 किलोमीटर के आसपास है। अब राजस्थान में क्या पाया जाता है, मिट्टी पाई जाती है। अब बांगर का एरिया है, वहाँ पे एक तरफ जहाँ रेगिस्तान है, रेनफॉल भी 25 सेंटीमीटर से लो या 25 सेंटीमीटर आसपास आपको रेनफॉल मिलती है। रेत मिलता है, रेत के टीले मिलते हैं आपको, ठीक है। और रेत ही रेत होता है हर जगह पे। ड्राई फार्मिंग वहाँ पे की जाती है, मतलब सूखी खेती जिसको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। जो टीले हैं हवा चलने जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे चलते रहते हैं, जैसे मिट्टी उठी दूसरी जगह जाएगी ऐसे। ये था आपका राजस्थान के बारे में। राजस्थान में एक लूनी रिवर है जो बहती है वहाँ से, और इंदिरा गांधी कैनाल भी राजस्थान में निकाली गई है, तो अच्छी खेती होने लगी है। लेकिन आप रेत और डेजर्ट और रेगिस्तान के रूप में ही इसको जानते हैं। फिर है अब एक पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब और हरियाणा के मैदान की सबसे पहले मैं बता दूं सिंधु सतलुज बेतवा के, अब सिंधु जो रिवर है यहाँ से रहती है। पंजाब में एक दोआब का कॉन्सेप्ट आता है, दो आब का अक्षुत्र के नाम से जाना जाता है। दो का मतलब दो ही होता है, आब का मतलब होता है पानी। दो पानी अक्षुत्रों के बीच का जो एरिया है वही अपना पंजाब के नाम से जाना जाता है। सिंधु और गंगा रिवर है यहाँ पे। अब इस मैदान में बहुत सारी नदियों का हाथ है, सिंधु, बेतवा, केन, सोन, जितनी भी नदियां हैं वो है इसमें, ठीक है। अब सबसे पहले हम बाड़ी के बारे में जानते हैं, ठीक है। बाड़ी का मतलब है
बारी दोआब है, क्या है ये? बारी। अब रावी नदी और ब्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र है, जो बा से क्या है? ब्यास और ये है रावी। रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको बारी कहा जाता है। ये हुआ बारी। बीच से ब्यास और सतलुज के बारे में, ठीक है, ब्यास और सतलुज, इनको क्या कहा? विश्व दोआब, ठीक है। रचना रावी और झेलम के बारे में, चिनाब और झेलम के बारे में। चार किसका है? चिनाब का और झेलम का। CH से चिनाब, AJ से झेलम, ठीक है। RE से रावी, ठीक है, और से तो बारी किसके बीच में है? ब्यास और रावी के बारे में। विश्व ब्यास और सतलुज के बारे में। फिर है रेचना। रेचना से भी वही हो जाएगा, रावी और चिनाब और चार चिनाब और झेलम के बीच में मैदान। ये मैदानों के बारे में था। एलुवियल सोइल वहां पे डिपोजिट की जाती है, नदियां मैदान को बनाती हैं। बड़ा ही धनधान्य क्षेत्र है, यहाँ पे सोइल गार्डन सोइल पाई जाती है। 75% से ज्यादा क्षेत्र में यहाँ क्या की जाती है? इरिगेशन है, मतलब अच्छी फैसिलिटी है नदियों की वजह से, प्लेन मैदान है। तो उसके बाद गंगा का प्लेन गंगा रिवर द्वारा ये बनाया जाता है, बड़ा क्षेत्र। वही एलुवियल सोइल में धनधान्य है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का दिहांग, लोहित, दबंग। अब गंगा का जो प्लेन है, गंगा रिवर है, उसकी है ब्यास है, सतलुज है, झेलम है, रावी है, केन है, सोन है, ये बहुत सारी नदियां हैं जो आती हैं और यहाँ पे इसका मैदान बनाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो गंगा नदी है, गंगा नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा ऐसे पैन में बनाती है। सुंदरबन वहां पे पाई जाती है, इसलिए सुंदरबन डेल्टा। ब्रह्मपुत्र भी एक महत्वपूर्ण नदी है जो वहां पे ब्रह्मपुत्र मैदान बनाती है। दिहांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी गंगा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसकी दूसरी बात है, यहाँ पे इस मैदान में क्या पाए जाते हैं? बूंद भी पाए जाते हैं। किसको कहा जाता है? बूंद, धोआ। अब ये कोई क्षेत्र है या मैदान है, यहाँ पे कहीं कहीं टीले हो जाते हैं, पठारी टाइप के, ठीक है। इनको पंजाब में बोला जाता है। जो पठारी टाइप के हैं और ऊंचे हैं मैदान से, उनको क्या कहा जाता है? बूंद कहा जाता है। अब ये जो बूंद है कि यहाँ पे एक आवाज बनता है पंजाब के मैदान में, इनको क्या बोला जाता है? धाया बोला जाता है। कहीं कहीं पे डिफेक्टेड हो गए हैं, की स्थिति से हो गए, ठीक है। वो क्षेत्र जो नॉर्मल मैदान से थोड़े ऊपर उठे वो धाया कहा जाता है। दोनों मैदानों के कगार है जो ऊपर उठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद गुम्फित नदी भी है। गुम्फित नदी क्या होती है? कोई नदी बह रही है, ये रिवर है और इस रिवर में यहाँ पे कोई सेडिमेंट आ गया, जमा हो गया, तो ये नदी इधर से बहना स्टार्ट हो गई। इधर कुछ आया तो ये नदी इधर से बहना स्टार्ट हो गई, इधर से बहना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ कुछ आया तो यहाँ पे मतलब ये पेड़ के आकार का बन गया है, अलग अलग अक्षर से। तो मान लो ये नदी बह रही थी और ये फिर दोबारा से इन सारे के बाद एक रूप में बहने लग जाती है। इसको बोलते हैं गुम्फित नदी। क्या बोलते हैं? गुम्फित नदी। जब नदी बह रही होती है, उनमें बीच में कोई डिपोजिशन आ रहा है, दूसरा मार्ग कर ले तो विभिन्न शाखाओं में बढ़कर दोबारा से एक शाखा में आ जाती है, उसको गुम्फित नदी बोलते हैं। जलोढ़ पंप भी बोलते हैं। अब नदी बह रही है, बहती बहती नदी डिपोजिशन कर रही है, ऐसे के आकार में डिपोजिशन करती रहती है, डिपोजिशन करते रहते पंप बनते हैं। इसको बोलते हैं जलोढ़ पंप। धाया किसे कहते हैं? बूंद किसे कहते हैं? जलोढ़ पंप किसे कहते हैं? डेल्टा किसे कहते हैं? ये सारे हमें मैदानों के बारे में, और धाया किसे कहते हैं, ये सारे हमें मैदानों के बारे में पता लगे। तो आप किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। पंजाब हरियाणा में कौन मैदान बनाता है? क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? राजस्थान का क्या है? अब सारे मैदान के बारे में थोड़ी नॉर्मल बात कर लेते हैं। अपने 75% से ज्यादा एरिया ऊपरी मैदान का इरिगेटेड है। दूसरी बात ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, रेलवे भी है और प्री में सड़क मार्ग भी है, अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ट्रेड अच्छा हो सकता है, ठीक है।
रेनफॉल भी अच्छी है, तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। कल की वीडियो में हम प्लेटो के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।